गुड इवनिंग बच्चों। तो फाइनली आ गया वो दिन जिसके लिए आपने हजारों घंटे मेहनत की है। वो सेंटर आपने उम्मीद करते हैं कि देख लिया होगा। तो कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं जो चलते चलते भी हम लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं आपका। हमें लगा कि ये भी बोल ही देते हैं। हालांकि मेजॉरिटी पॉइंट्स आपको पहले से पता है और बताए गए हैं, लेकिन अपना दिल मानता नहीं है ना कि एक बार और बता दे। इसीलिए ये लाइव कर रहा हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी से, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा आज। जल्दी जल्दी से दो दो चार चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, वो मैंने लिख ली थी। एक तो आज ना आपने दोपहर में सोया नहीं होगा, तो आज शाम को जल्दी नहीं सोना है। 12-1 के आसपास सोना है और 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक की स्लो वॉक आप जरूर कर लो। उससे क्या है ना, नींद आ जाएगी। और 12-1 बजे तक मेरे हिसाब से अब पढ़ना नहीं चाहिए था। जो पढ़ना था पढ़ लिया आपने। अब आज क्या करो ना, कोई कॉमेडी मूवी या कोई मोटिवेशनल मूवी आप देख सकते हैं, लेकिन सोना 12-1 बजे के आसपास। उससे क्या होगा, मैं क्यों कह रहा हूँ 12-1 बजे सोना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप 8-9 बजे सुबह सो के उठोगे। बढ़िया 8 घंटे की मस्त नींद लेनी है आपको, एक डीप स्लीप लेनी है। और अगर वॉक कर लोगे 30 मिनट 40 मिनट की, तो बहुत गहरी नींद आ जाएगी। और लेट सोओगे तो वो लेट उठोगे सुबह, क्योंकि हमें आपकी हाईएस्ट एनर्जी चाहिए 2 बजे। और इतनी धूप धूप पसीना मिट्टी ये सब और मार भीड़ ये सब, तो वहां पर हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर आपका ब्रेन काम करे, उसके लिए जरूरी है कि 3-4 घंटे पहले ही आप सो के उठो। तो 8-9 बजे आप सो के उठो, ऐसा प्लान करना है। उस हिसाब से आप सो, 12-1 के आसपास सोना। सेंटर आज जरूर देख लें, या तो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा ना तो अभी टाइम है। आप अपना सेंटर अपनी आंखों से जाके देख लो। तो नई चीज को देखते समय हमेशा एंजाइटी होती है। नई जगह जाने पर, नए व्यक्ति से मिलने का शेड्यूल हो अगर, तो नयापन नहीं होना चाहिए। आप सेंटर आज ही देख लो, तो उससे क्या होगा, कल आपके लिए वो सेंटर नया नहीं होगा। तो नएपन से रिलेटेड जो एंजाइटी है वो जीरो हो जाएगी। कल कल सेंटर पर आप जो जिस टाइम आपको बुलाया गया उससे भी आप पहले पहुंच जाओ प्लीज। आधा 1 घंटा उससे भी पहले पहुंचने का प्लान कर लो। और हर साल मैं आपको बताऊं, हर साल ये पेपर में न्यूज आती है कि कोई बच्चा 1 मिनट लेट पहुंचा, कोई बच्चा 2 मिनट लेट पहुंचा। तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर उसका जानते हैं कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हम सभी टीचर्स की तरफ से कि आप कल जो स्लॉट आपको दिया गया उससे भी पहले, आधा घंटा 1 घंटा उससे पहले पहुंच जाओ। अपने साथ ना अम्ब्रेला ले जाना और एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना। और धूप है बहुत, तो अगर आप अम्ब्रेला ले जाओगे तो वो डायरेक्ट सनलाइट से बचोगे। और इस चक्कर में मत पड़ना कि लौट के आएंगे छाता मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, छोड़ दो आप, लेकिन ले जरूर जाना। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना। कलर्ड वाटर बॉटल मत ले जाना, ट्रांसपेरेंट ले जाना। और वो भी मान लो अगर बाहर रखवा दे तो रखवा दे, लेकिन आप ले जरूर जाना। आप ना सेंटर पे पहुंच के अब किसी दोस्त से बातचीत मत करना प्लीज। किसी भी दोस्त से बात करोगे, पता चला लास्ट मोमेंट पर वो बोलेगा कि तुमने वो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पढ़ा। अब पता चला तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, सारी चीजें छोड़ के तुम माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सोचने लग जाओगे। तो जब तक नीट का एग्जाम ना हो जाए, एक्सपर्ट गाइडेंस यही है कि किसी भी फ्रेंड से बातचीत मत करिए। आपको बातचीत करनी है, आप उस व्यक्ति से बातचीत करिए जिसको एग्जाम नहीं देना है, जिसका नीट से कोई लेना देना नहीं है, उससे आप बातचीत कर सकते हैं। जिसको नीट का एग्जाम देना, वो कोई ना कोई पता चला नई कहानी, नया बीज बो देगा। तो अपने ऐसे किसी दोस्त से बात मत करिए जिसको नीट का एग्जाम देना है, जब तक नीट का एग्जाम हो ना जाए।
जो चीजें आपको कल अपने साथ ले जानी है वो पूरा जो बॉक्स है वो आज ही रेडी कर लीजिए, पेन, एडमिट कार्ड, वो सारी चीजें देख लीजिए। अपने रोल नंबर को शब्दों में लिख लीजिए 2-3 बार। वो पूरा बॉक्स आज ही रेडी करके रख लीजिए। ऐसा ना हो कि कल चलते समय हड़बड़ी में पता चला आप तैयारी कर रहे हो कि ये छूट गया और ये रह गया। तो वो सारी प्रिपरेशन आज ही करके रख लो। सेंटर के अंदर या बाहर किसी से बहस ना करें, ना तो रास्ते में किसी से बहस करें, ना सेंटर में घुसने से पहले किसी से, और ना सेंटर में घुसने के बाद। अगर मान लो कोई इन्विजिलेटर है और अगर वो कुछ कहता भी है ना, तो सर झुकाकर बहुत सीधे और सिंपल बच्चे की तरह सुन लीजिए, उसको जवाब मत दीजिए, किसी से बहस मत करिए, क्योंकि बहस करेंगे आपका अच्छा भला मूड खराब होगा और चीजें जो आती हुई चीजें वो भूल जाएंगे। तो शांत रहना, प्लीजेंट रहना, हंसते मुस्कुराते रहो, किसी से बहस नहीं करना। जितना आप प्लीजेंट रहोगे, जितना आप हंसोगे, उतना दिमाग शांत रहेगा, उतने आपके जहां पेन रखोगे वही आंसर निकलेगा। पता है आपको, मतलब आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा, जहां पेन रख दोगे वही आंसर होगा, जिस ऑप्शन को टिक करोगे सही जाएगा, अगर आप प्लीजेंट हैं। अगर ब्रेन में हैप्पीनेस इंडेक्स जबरदस्त है ना, आप खुश हैं बहुत, तो मानकर चलो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। पेपर को पूरी सरसरी निगाह से देखने के बाद ही स्टार्ट करना, ये नहीं कि हड़बड़ी मचा दी और शुरू कर दिया फटाफट। पूरा पेपर एक बार ना देख लो जल्दी 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 से सरसरी निगाह से, और उसके बाद ना 1 मिनट आंखें बंद करके और बढ़िया डीप ब्रीदिंग, 3-4 बार डीप ब्रीदिंग कर लो, सारी जो एंजाइटी है वो जीरो। और जानते हैं एंजाइटी होती ही है जब कोई बड़ा काम होता है, कोई भी बड़ा काम होगा तो एंजाइटी तो होती ही है, डर लगता ही है। तो ये सब सामान्य सी प्रक्रियाएं हैं, ये कोई बहुत डिफरेंट नहीं है और बहुत अजीब नहीं है, और बहुत इनका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। जैसे ही डर लगे, डर का विचार आए, तो कोई ऐसी चीज सोचने लग जाओ जिससे तुम पॉजिटिविटी महसूस करते हो। एंजाइटी हो तो डीप ब्रीदिंग कर लो, डीप ब्रीदिंग करोगे 2 मिनट 3 मिनट डीप ब्रीदिंग करोगे, एंजाइटी खत्म। डर जैसी कोई भी समस्या हो तो तुरंत अपने बढ़िया वाले अचीवमेंट याद करो। जब भी जीवन में आपको अप्रिसिएशन मिला हो, लोगों ने आपकी तारीफ की हो, कुछ अचीव किया हो, वो चीजें याद करो, तुरंत आपका दिल भर जाएगा खुशियों से। आसान सवाल गलत नहीं करने, ये बड़ी समस्या है कि आप जल्दबाजी बहुत करते हो। प्लीज जल्दबाजी मत करना। पता है, पढ़ाई लिखाई जो करनी थी आपने कर लिया, पेपर जो आना है वो सबके लिए होना है सेम। पेपर आ रहा है एनसीईआरटी बेस्ड। मैं हालांकि ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। मैं गारंटी दे रहा हूं पेपर आसान आएगा। और आसान पेपर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर में पता है जो पढ़ाई लिखाई हुई है ना वो एक तरफ है, अभी टेस्ट होना है आपका मैनेजमेंट। अगर हड़बड़ी और जल्दबाजी में आसान और मॉडरेट क्वेश्चन गलत किए तो बहुत बुरा लगता है बाद में। डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ दो, डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत हो जाए चलेगा, मतलब पता है खराब नहीं लगता है कभी। जो चीज मुझे आती नहीं है अगर वो मैंने गलत अटेम्प्ट कर ली तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आता है आपको और वो गलत टिक हो गया तो फिर आपको ना बाद में बहुत अफसोस होगा। ऐसा ना हो उसके लिए 2-3 स्ट्रेटजीज हैं। पहला, आपका ब्रेन एकदम शांत, एकदम बोलते हैं ना कूल कैप्टन बोलते हैं ना, तो एकदम कूल, एकदम शांत, प्रसन्न चित्त, हंसी मजाक के मूड में, हर समय हंसी मजाक के मूड में। तो ये तो आपने कंडीशनिंग कर ली अपने ब्रेन की। दूसरा, टेक्निकल क्या कर सकते हैं आप? टेक्निकली 2 काम है, क्वेश्चन और चारों ऑप्शन। इनके जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो कैची वर्ड्स हैं, उनको आप अंडरलाइन करो, उनको आप हाईलाइट करो। बिना चारों ऑप्शन देके आप जज मत करो। चारों ऑप्शन देख लो, शांतिपूर्वक सोच लो, क्योंकि एक ऑप्शन हमेशा बहुत ही वाहियात होता है, एक थोड़ा कम वाहियात होता है। ऑप्शन 2 ही होते हैं जिनमें से आपको टिक करना होता है। और बायो और सब्जेक्टिव पेपर्स में तो यह है कि अगर नहीं आ रहा है तो भी क्वेश्चन हो सकता है। मैच द फॉलोइंग में लास्ट ईयर आप उठाकर देखो पेपर, एक मैच कर रहा था, बाकी 3 अगर आपको नहीं भी आते हैं तो भी आंसर करेक्ट था। तो कोई जरूरी थोड़ा ना है सारी चीजें आपको आए। 25% नॉलेज से आप 100% गेन कर सकते हैं कई बार।
एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं बायो में इजी क्वेश्चन कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, तो फिर जो बचा वही आंसर होगा। तो आप ठंडे दिमाग से चलो। ठंडे दिमाग से चलोगे तो 25% नॉलेज के साथ भी 100% अचीवमेंट होता है कई बार। लेकिन ये माइलेज तभी मिलेगा जब ब्रेन बहुत जबरदस्त काम कर रहा हो, उस समय एनर्जी लेवल भी भरपूर हो और हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा हो, शांत हो दिमाग। तो आसान सवाल गलत नहीं करने और मॉडरेट गलत नहीं करने। ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ओवर थिंकिंग करेंगे तो जानते, ओवर थिंकिंग लीड्स टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली। ओवर थिंकिंग का जो नतीजा है ना, लास्ट में गलत ही निकलता है। तो आप भिड़ो नहीं सवालों से, ईगो मत क्लैश करो सवाल से कि नहीं ये तो करके ही मानूंगा। तो आसान सवाल गलत नहीं करने, किसी क्वेश्चन से ईगो क्लैश नहीं करना। नहीं हो रहा भैया, सिंपली छोड़ दो और खूब बड़ा बड़ा मार्क कर दो कि दोबारा आऊंगा फिर देखूंगा आपको, और आगे बढ़ जाओ। और मान लो लगातार 3 नहीं आ रहे हैं, लगातार 4 नहीं आ रहे हैं, लगातार 5 नहीं आ रहे हैं, आप सेम स्ट्रेटेजी के साथ, उसी माइंडसेट के साथ उसको छोड़ते चले जाओ, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि पूरे 200 सवाल तक आप जाओ, और पूरे 200 सवाल तक अगर चले गए तो आप बाद में आपको समय मिलेगा, आप वापस आकर उसको टिक करना। और कई बार चीजें क्या है ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे नहीं आ रही, याद ही नहीं आ रही, और उस बात को आप छोड़ दो, दूसरी चीज सोचने लग जाओ, तो जब दोबारा उसको आकर सोचोगे तो बहुत बहुत तेजी से याद आ जाता है। वो लॉ ऑफ कोइंसिडेंस होता है। कोई चीज आप घर में ढूंढो, आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब आप ढूंढते हो वो नहीं मिलती है, फिर आप उसको ढूंढना बंद कर दो, दूसरी चीज ढूंढने लगो, तो थोड़ी देर बाद देखना जो पहले ढूंढ रहे थे वो मिल जाएगी और जो अभी ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगी। तो ये सब कोइंसिडेंसेस हैं। अगर आप मतलब ये अगर आपको मालूम है ना, तो आप उसको छोड़ो, जो चीज नहीं आ रही है ना समझ में, उसको छोड़ दो, उससे भिड़ो मत, आगे बढ़ जाओ। और बाद में जब सेकंड राउंड में आओगे तो फ्रेश थॉट होगा, एकदम दिमाग फिर से फ्रेश, जीरो से काम करेगा, और हो सकता है इस बार बहुत जल्दी वो चीज याद आ जाए जो पहले बहुत मेहनत करने के बाद भी याद नहीं आ रही थी। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर शांत रहेंगे, ध्यान देंगे, तो मानकर चलो आसान क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आसान और मॉडरेट गलत नहीं होना चाहिए, बस ये अपना मिशन होना चाहिए इस बार का। ओएमआर के क्रेडेंशियल्स को ठीक से भरना, मतलब कितने हास्यास्पद बात है ये कि एग्जाम के बाहर, और हर साल 1-2 बच्चे ऐसे आते हैं कि सर अपना नाम गलत भर दिया। तो ये ठीक नहीं है। ओएमआर के क्रेडेंशियल्स को ठीक तरह से भरें। व्हाइटनर अलाउड नहीं है, व्हाइटनर अलाउड नहीं है। आप ओएमआर को बहुत ही सिंसियरली लें। पता चला ओएमआर का गोला इतना शानदार तरीके से भर दिया कि पेंसिल इधर से उधर चली गई, मतलब इतना जोर से भरा। तो ओएमआर को बहुत सिंसियरली लें। ओएमआर को एकदम क्रेडेंशियल्स उसके ठीक होने चाहिए। रोल नंबर को वर्डिंग्स में ठीक से भरें। देखो ना आप, ये करेक्शन विंडो क्यों ओपन होती है? इन्हीं डिफॉल्टर्स के लिए ओपन होती है जो किसी भी काम को पहली बार में ठीक तरह से नहीं करते। तो सोशल रिकॉग्निशन है इस बात का, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए करेक्शन विंडो लगाई जाती है। तो लेकिन यहां पेपर की करेक्शन विंडो नहीं लगेगी। जो गलती हो गई हो गई, और ये छोटी सी गलती की मार इतनी लंबी है कि 1 साल और लग जाता है, जरा सी गलती। तो पढ़ाई लिखाई में कह रहा हूं एक तरफ है, पेपर इतना इजी आना है, इसमें मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जब पेपर आसान होता है ना, तो मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ओएमआर के क्रेडेंशियल्स को ठीक से भरे। अगला है सीक्वेंस, इजी से डिफिकल्ट की ओर जाना है, सीक्वेंस मत बदलना। मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि मैं खुद बॉटनी का टीचर हूं। मेडिकल में जनरली बच्चों का टेम्परामेंट यही है कि उनकी बायो सबसे स्ट्रांग होती है। तो आप सबसे आसान सब्जेक्ट को सबसे पहले करो, उसके बाद न्यूट्रल सब्जेक्ट को करो, और उसके बाद डिफिकल्ट सब्जेक्ट को करो। बायो में आधा समय लो। बायो में 100 क्वेश्चन में 50 मिनट लो, मैक्सिमम 45 मिनट लो तो और अच्छा है। केमिस्ट्री में बराबर बराबर टाइम ले लो, 50 क्वेश्चन में 50 मिनट ले लो। और फिर आपको फिजिक्स के लिए आपके पास खूब बढ़िया, खूब अच्छा स्पेस मिला आपको फिजिक्स के लिए, आप आराम से करो। क्योंकि बहुत बार ये होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर हम फिजिक्स तक पहुंचे ही नहीं, और फिजिक्स में ये 15 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, ये तो मुझे आते थे, ये वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाया। तो ये मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। आप पहले जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको अगर स्किप नहीं करेंगे ना, तो लास्ट तक देर हो जाएगी आपको, पहुंचते पहुंचते आखिरी प्लेटफॉर्म तक आपके सारे क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाओगे। तो टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, अगर आप फंसो मत, उलझो मत। उलझना नहीं होता है, तो उलझना बिल्कुल नहीं है, शांति से आगे बढ़ते चले जाना है।
200 क्वेश्चन तक एक बार पहले पहुंच जाओ, उसके बाद वापस आ जाओ। जो आपसे नहीं हुए थे ना, वो दूसरे राउंड में कर लो आप। तो सीक्वेंस हो गया, किसी भी सवाल से उलझना नहीं है, ये बात भी हो गई। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, उनको हाईलाइट करना है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको एक बार दोबारा रिमाइंड कराई हैं। और ये मतलब पूरे साल भर आपको जाने कितने लोगों ने जाने कितनी बार बताया, फिर भी टीचर्स का मन नहीं मानता है कि चलो एक बार और बता दे। तो ये लाइव इसीलिए कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ। बाकी मैं आपको बताऊं कि मेहनत कभी मरती नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अपने दिमाग में बैठा लो आप। कई बार मेहनत परिणाम बदल के, उसका जो रूप है ना, जो अपीयरेंस बदल देता है वो ऊपर वाला, और ये नहीं, ये मिलता है आपको। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये स्थापित सत्य है इस संसार का कि मेहनत कभी मरती नहीं है। जिस बच्चे ने मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है, वो बच्चा हर हाल में सफल है। अब इंपॉर्टेंस इस बात की बहुत ज्यादा है कि हम अपनी मेहनत को, अपने पोटेंशियल को एनटीए की मार्कशीट पे ट्रांसलेट कर लें। मेहनत का मैनिफेस्टेशन कराना, कल ये काम करना आपको। आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, वो कल मार्कशीट पर आ जाए, वो एक्सप्लोर हो जाए पूरा पोटेंशियल, तभी तो मेहनत सफल मानी जाएगी। और उसके लिए देखो, बड़ी शांति चाहिए, फिर वही बात है, बड़ा प्रसन्न चित्त दिमाग चाहिए। मेहनत मरती नहीं है, वो कभी, मेहनत कभी खराब नहीं होती है, लेकिन मिसमैनेजमेंट नहीं करना होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखते हैं, मानकर चलो कि डिले नहीं होती उनकी सक्सेस, उनको जल्दी मिल जाती है, जो बहुत सिस्टमैटिक होते हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक हैं, अगर छोटी छोटी, ये मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। मिसमैनेजमेंट ना हो, बस सलीके से अपने ब्रेन को भी आप कस्टमाइज कर लो कल के लिए, अपनी बॉडी को भी बायोलॉजिकली कस्टमाइज कर लो कल के उन 3 घंटे 20 मिनट के लिए, और अच्छा करके आओ। और बहुत अगर हम तमाशा बनाते हैं, कई बार इन्वायरमेंट बहुत बहुत सारे लोग बना देते हैं, तो उससे एंजाइटी बढ़ती है। आप एकदम नॉर्मल रहो, एकदम कूल रहो। जितने पेपर आपने दिए हैं ना ऑलरेडी, वो सब नीट जैसे ही तो हैं। तो आप इतनी सारे मॉक टेस्ट देके जा रहे हैं, कितने सारे मॉक टेस्ट आप लिख चुके हैं, और अगर सलीके से आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया गया, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके उतने मार्क्स आ सकते हैं जितने थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज आपके कभी नहीं आए पहले। और ऐसा हर बार होता है, मैं केवल मोटिवेशन के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूं। कई बार ऐसे बच्चों के 650 नंबर आते हैं जिनके टेस्ट सीरीज में 450 और 500 से कभी ऊपर नहीं गए। और वो जो हड़बड़ा जाते हैं, उनके साथ उल्टा होता है। पता चला यहां 600 निकाल रहे हैं, 650 निकाल रहे हैं, वहां जाके 450 हो गए। तो हड़बड़ाना नहीं है। और देखो, एज अ टीचर, एज अ फादर, मुझे हमेशा ये रहता है कि भगवान करे वो सारी लाइनें आ जाएं जो आपको उस चैप्टर में आती हैं। और इसका उल्टा कभी नहीं होता है, होता ही नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको वो सारी लाइनें मिल जाएं पेपर में जो आपको आती हैं उस चैप्टर में। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और वीर भोग्या वसुंधरा, जानते हैं इस धरती के संसाधनों का इस्तेमाल वही करेगा जो, जिसमें दम है, जिसमें जोश है। बस रिक्वेस्ट सिर्फ एक है कि जोश के साथ होश बनाए रखना, शांति बनाए रखना, रिलैक्स रहना। एनटीए पर डिपेंडेंसी नहीं है मेरी, हमारे मतलब टीचर्स के लिए, अपने माता पिता के लिए कोई एनटीए का वैलिडेशन नहीं चाहिए हमें। हमारे लिए, एक फादर के लिए मैं बता रहा हूं, हमारा बच्चा हर समय हीरो है। हम हर परिस्थिति में अपने बच्चों के साथ हैं। मतलब हम
उसे हर समय हीरो मानते हैं। हम तो चाहते हैं हर सेकंड वो ग्रो करता रहे, बढ़ता रहे। पेपर पर हम लोग डिपेंडेंट नहीं है कि एनटीए वैलिडेट करेगा इस बात को तभी हम अपने बच्चों को हीरो मानेंगे। हमारे लिए तो जो बच्चा मेहनत करता है, जो प्रयास करता है, पूरी निष्ठा के साथ लगा रहता है, यही जीवन में ज्यादातर जो बड़ा फेज है उसमें यही बेसिक और यही फंडामेंटल्स काम आएंगे। एनटीए की मार्कशीट हर जगह नहीं दिखाई जा सकती। तो जो जो बच्चा जिसने प्रयास किया है, जिसने मेहनत किया है, जिसने लगन से अपनी तैयारी की है, जिसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, गलतियां सबसे होती हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो, हर कोई गलतियां करता है। कितना ही बड़ी पावर का बंदा हो, बड़ी पोस्ट का बंदा हो, कोई भी हो, पता है हर कोई गलती करता है। लेकिन नेट देखा जाता है कि नेट अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने ध्यान से काम किया है सलीके से, तो मानकर चलो आपके हाईएस्ट मार्क्स आप निकाल सकते हो जितने पूरी इस लास्ट के 2-3 महीने में कभी नहीं आए, अगर शांति बनाए रखोगे और सलीके से मैनेजमेंट आपका ठीक रहा। एक एक ऑप्शन, एक एक शब्द बढ़िया अगर गंभीरता से पढ़ के समझ के करोगे तो मानकर चलो वो सारा पोटेंशियल जो आपके अंदर है वो सारा मार्कशीट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो ट्रांसलेट हो जाएगा। सो माय ऑल बेस्ट विशेस आर विद यू। और मत भूलना आपके माता पिता के साथ साथ आकाश इंस्टीट्यूट के 12,000 से ज्यादा लोग, ये बहुत इनकी पूरी भावनाएं, पता है इनका सबका कैरियर हम सबका आपसे जुड़ा हुआ है। आपके लिए प्रार्थना केवल 2 लोग नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स, 12,000 से ज्यादा आकाश के एम्प्लॉइज भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। विजयी भव।